प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। खुशी की बात सुनकर अक्षत का चेहरा सर्द हो जाता है और वह कठोर आंखें दिखाते हुए दांत पीसकर खुशी से कहता है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती खुशी। तुम्हें सिर्फ मेरे पास रहना होगा। यहाँ से जाने के अलावा तुम जो कहोगी मैं वह करूँगा। लेकिन यहाँ से जाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, अब यही जगह तुम्हारी दुनिया है। ये सुनकर खुशी चीरते हुए कहती है, लेकिन आप मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों रखना चाहते हैं? मैंने अपने दोस्त से बात भी नहीं की है, उसे अपना हाल भी नहीं बताया, वह मेरे लिए कितना परेशान होगी। एक तो उन बेवकूफ गधे गुंडों के कारण मेरा मोबाइल भी ना जाने कहाँ गिर गया, मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रही और आप मुझे जाने की इजाजत भी नहीं दे रहे। ये सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए टेबल पर रखे एक बॉक्स को उठाकर खुशी को देते हुए कहता है, ये तुम्हारा नया मोबाइल है। इससे जिससे बात करनी है कर लो, बस यहाँ पर जाना नहीं है। खुशी अपने सामने नए मोबाइल का बॉक्स देखते हुए हैरानी से पूछती है, ये तो इतना महंगा मोबाइल है। आईफोन 14 प्रो मैक्स। ये तो इतना महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती, आप मुझे छोटा सा मोबाइल ला कर दे दीजिए। खुशी की मासूमियत वाली बातें सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए उसके बालों में किस करते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है जान, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर तुम बिलेनियर की जान हो, और आज से जो मेरा है वह तुम्हारा भी है, इसलिए तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चीज चाहिए बस एक बार कह देना, तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ये सुनकर खुशी को चीड़ हो जाती है और वह खुद से कहती है, ये सर मुझे अपने झांसे में लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखो तो कितना महंगा मोबाइल भी दे दिया, लेकिन जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। खुशी चीरते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और पास में रखे फ्लावर वास को उठाकर कहती है, क्या ये फ्लावर वास भी मेरा है? हाँ जान, अक्षत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये सुनकर खुशी चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लिए उस फ्लावर वास को जानबूझकर हाथों से छोड़ देती है और तोड़कर कहती है, उफ़, सॉरी ये तो टूट गया। साइड में रखा है बड़ा सा एंजल का स्टैच्यू भी खुशी गिराकर फोड़ देती है और कहती है, ओ गॉड ये भी टूट गया। खुशी मटकते हुए डाइनिंग टेबल के पास आती है और वहां रखा हुआ इम्पोर्टेड इटालियन क्रोकरी सेट भी उठाकर धड़ाम से नीचे गिरा देती है। OMG, पता नहीं मेरे हाथों में क्या हो गया है। शायद मैं ज्यादा ही कमजोर हो गई हूँ। जो भी चीज उठा रही हो टूट जा रहा है। लेकिन मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही, अपने आप हो जा रहा है, कहकर खुशी शरारती मुस्कान मुस्कुराती है। वह अक्षत को परेशान करना चाहती थी। खुशी की यह हरकत आसपास खड़े गार्ड और कुक देख रहे थे। वह लोग अक्षत के चेहरे की तरफ देखते हुए और अंदर ही अंदर कांप रहे थे और खुद से कहते हैं, शायद ये लड़की पागल हो गई है, इसे मरने का इरादा है। शायद इसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है जो सोए हुए राक्षस को जगा रही है। वह लोग अक्षत के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। खुशी इस बात से अनजान अपनी शरारतों में लगी थी और यहाँ गार्ड और कुक की जान जा रही थी। वह अपने मन ही मन हिसाब लगाता है। वास 18 लाख रुपए, क्रोकरी सेट 36 लाख रुपए, एंजल स्टेचू 22 लाख रुपए। कुक जैसे जैसे हिसाब जोड़ता जा रहा था वैसे वैसे उसकी सांस अटकी जा रही थी। ना जाने अक्षत अपने गुस्से में आकर क्या करें। वह लोग तो बस भगवान से उस पागल लड़की की जान की सलामती की भीख मांग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अक्षत अपनी सर्द आंखों से खुशी की करामात देख रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर खुशी करना क्या चाहती है।
इस बात से अनजान खुशी सोफे पर कूदते हुए सोफे का भी हाल बुरा करने की सोचती हैं। और लगभग 10:20 जंप मारने के बाद जब उसको सोफे का हाल बुरा करने से मन भर जाता है तो कूदकर डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती है और डाइनिंग टेबल पर नाचने लगती है। वाओ! ये डाइनिंग टेबल कितना स्लिपी है। एकदम इटालियन मार्बल की तरह मेरे पैर इस पर नाचने में कितने खुश हो रहे हैं। मैं तो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही। कहकर खुशी उस डाइनिंग टेबल का भी हाल बुरा करना चाहती थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बदमाशी वाली मुस्कान थी और वह अक्षत को गुस्सा दिलाकर मन ही मन खुश हो रही थी। वही अक्षत उसकी बदमाशी देखकर समझ चुका था कि वो उसे परेशान करना चाहती है, इसलिए अक्षत अपने चेहरे पर एक ईविल स्माइल लिए खड़ा होता है। अक्षत को अचानक खड़ा होते देख खुशी का पैर फिसल जाता है और वह डाइनिंग टेबल से जैसे ही गिरने वाली थी, अक्षत अपनी तेजी दिखाते हुए उसे अपनी बाहों में कैच कर लेता है। खुशी गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और भगवान का नाम ले रही थी, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर में कहीं भी चोट महसूस नहीं होती। तो वह आंखें खोलकर देखती है तो खुद को अक्षत की बाहों में पाती है, जो उसे अपनी बाहों में कैच किए हुए झुककर उसके चेहरे को ही निहार रहा था। खुशी की नजरें उसकी नजरों से मिलती है और वो उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देख पा रही थी। कुछ पल यूं ही रहने के बाद खुशी अपनी आंखों को तितली की तरह फड़फड़ाते हुए कांपते हुए होठों से कहती है, माँ, माँ, मैं ठीक हूँ। छ छ छोड़िए मुझे। ये सुनकर अक्षत अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत करते हुए चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए कहता है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी, जान? तुम कोई भी काम करने से पहले इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देती कि तुम्हें चोट ना लग जाए? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो तुम अपना ख्याल रखा करो जान, वरना मेरी जान निकल जाएगी। यह बातें सुनकर खुशी हैरान होते हुए अक्षत की आंखों में देखते हुए सोचती है, क्या मैंने इतना कुछ कांड किया, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा? इसे गुस्सा क्यों नहीं आया और उसने मुझे मेरे बम पर लात मारकर घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? क्या मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई? सोचकर खुशी मन ही मन रोने लगती है। अक्षत उसे अपने मन में कुछ सोचता देख अपने चेहरे की मुस्कान को और बड़ी करते हुए उसे सीधा खड़ा करता है। लेकिन अभी तक उसके हाथ खुशी की कमर पर ही थे और वो खुशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, अब बताओ तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम ये सारा सामान तोड़फोड़ क्यों रही हो? अक्षत की बातें सुनकर खुशी लड़खड़ाते शब्दों में कहती है, माँ, 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 मैंने कुछ नहीं किया। माँ, 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 मेरा मतलब है मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब कुछ अपने आप हो गया। शायद मैं आजकल कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई हूँ, कहकर खुद ही चक्कर आने के नाटक करती है। खुशी की बात सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए कहता है, मैं सब समझ गया जान, तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हें इस घर का इंटीरियर पसंद नहीं आया तो तुम इसे अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहती हो, राइट? तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुम्हें पूरा हक है जान, इस घर को अपने हिसाब से डिजाइन करने का। इसके लिए हमें यह इंटीरियर हटाना होगा, राइट? चलो मिलकर सब डिस्ट्रॉय करते हैं। कहकर अक्षत पास में खड़े गार्ड के हाथ से गन ले लेता है और खुशी के पास जाकर उसे पीछे से हग करते हुए उसके हाथ में वह गन पकड़ाकर उसके कंधे पर अपनी चीन को रखते हुए कान में सरकास्टिक वे में कहता है, लेट्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग टुगेदर जान, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। लेट्स स्टार्ट डियर। कहकर अक्षत पास में रखे एक्सपेंसिव स्टेचू को शूट करता है। इस वक्त खुशी के हाथ में गन थी और टीगा पर अक्षत की उंगलियां दोनों ने मिलकर एक गन को अपने हाथों में होल्ड कर रखा था।
ये सब देखते ही खुशी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके अक्षत के चेहरे को देख रही थी। इस वक्त से बहुत डर लग रहा था। वो अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षत तो उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। खुशी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी और जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उस कमरे में खुशी की चीख से ज्यादा आसपास टूटने वाले सामानों का साउंड था। अक्षत धीरे धीरे आसपास रखी गई एक्सपेंसिव चीजों को फायरिंग से तोड़ देता है। उसने एक के बाद एक लगातार कई फायरिंग किए और हर फायरिंग के साथ खुशी की सांस गले में अटक रही थी। लगातार 7 फायरिंग से उस होल का नजारा देखने लायक था और खुशी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अक्षत आखिरी शॉट ऊपर हॉल में लगे हुए झूमर पर लगाता है, जिसकी कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए के लगभग होगी। अक्षत एक ही शॉट से उस झूमर को नीचे फर्श पर गिरा देता है और उस पूरे हॉल में उस झूमर के कांच बिछड़े हुए थे। उस झूमर के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सभी लोगों की कान कुछ पल के लिए सन रह गए। अक्षत सभी जगह शॉट मारने के बाद खुशी के चेहरे की तरफ देखता है, लेकिन खुशी के चेहरे में कोई हरकत नहीं थी। वह एकदम रिलैक्स हो चुकी थी। बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बज रहा था जो अक्षत की जुनूनियत को दर्शा रहा था। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हसीन पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हसीन पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। अक्षत खुशी को जैसे ही अपनी तरफ घुमाता है, खुशी उसकी बाहों में झूल चुकी थी, क्योंकि वह डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। खुशी को बेहोश होता देख अक्षत परेशानी से उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार से कहता है, जान वेक अप, जान क्या हुआ तुम्हें, उठो जान, कॉल द डॉक्टर राइट नाउ। अक्षत ने जोर से चीखा। अक्षत की गुस्से भरी आवाज सुनकर आसपास खड़े लोगों को होश आता है, जो अब तक यहाँ का तमाशा देखकर डर से कांप रहे थे। अक्षत की गुस्से भरी आवाज से वह लोग और भी डर जाते हैं। उनमें से एक गार्ड जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। जो भी जीतने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। इधर अगले ही पल अक्षत उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ी के रास्ते ऊपर कमरे में जाता है। वो खुशी को बेड पर लिटाकर परेशान होते हुए डॉक्टर का इंतजार करता है। लगभग आधे घंटे में डॉक्टर आ चुकी थी। डॉक्टर खुशी को चेक करने के बाद अक्षत को बताती है, ये डर के मारे बेहोश हुई हैं। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर रेस्ट करेगी तो रिलैक्स फील करेगी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहकर डॉक्टर खुशी के बैंडेज चेंज करती है और अक्षत की परमिशन लेकर वहां से चली जाती है। जो भी जीतने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। डॉक्टर के जाने के बाद अक्षत थोड़ा रिलैक्स होता है और खुशी के बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा, तुझे तुझसे तोड़ लूं कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मो जान पे आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं। I'm sorry जान, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया।
लेकिन मैं क्या करता, तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही थी। और मैं तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहता था, वरना तुम मुझसे यहाँ से जाने की और जिद करती। इसलिए मेरे पास यही एक रास्ता था, तुम्हें इनडायरेक्ट वे से शांत करने का, वरना तुम अपनी मनमानी करती रहती। और मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, इसलिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं जान। और मैंने कहीं सुना है जान, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और तुम तो मेरी मोहब्बत भी हो और मेरा जन्म भी, तो तुम्हें मैं खुद से दूर कैसे जाने दूं? कहकर अक्षत अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाता है। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ। तुझसे है मुझे को पाने यादों के वो नजराने, एक जिन पे हक हो बस मेरा। तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई तेरी आंखों में मिलूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। वो खुशी के पास बैठा उसके बारे में सोच ही रहा था। तो अब शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। दोपहर का वक्त, राठौड़ मैंशन। इस वक्त गार्डन में सभी बच्चे मौजूद थे। गार्डन के एक कोने पर एक बेंच लगी हुई थी जिस पर अरमान, आहिल और कार्तिक कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। उनके आगे ही उनकी तीनों शैतान बैठी हुई थी जो अपनी बुक पढ़ने का नाटक कर रही थी, पर असल में उन तीनों की नजरें अपने साइड में खेल रहे रेहान, राहिल, रोहन, अनन्या, आदित्य, अंश और वंश पर थी। उन तीनों को इन तीनों ने आज यही पनिशमेंट दी थी कि वह आज संडे को भी एक्स्ट्रा होमवर्क करेंगे, इसलिए तीनों शैतानों का मुंह गुस्से से फूला हुआ था। सुकून अपने फूले हुए गाल और गुस्से से लाल हो चुकी नाक के साथ अरमान को घूर रही थी। सुकून को अब बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि एक तो अरमान जबरदस्ती उससे पूरे हफ्ते पढ़ाई करवाता था और आज संडे था तब भी उसे मस्ती नहीं करने दे रहा था। आखिर में सुकून का गुस्सा फूट पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरमान, जो कि फाइल में कुछ पढ़ रहा था, उससे कुछ एहसास हुआ। उसने अपनी नजर ऊपर उठाकर देखा, सुकून अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने आंसू पोंछ रही थी। सुकून की आंखों में आंसू देखकर अरमान की आंख में सर्द हो गई। अरमान ने वह फाइल टेबल पर रखी और अपनी जगह से खड़ा होकर लंबे कदम लेते हुए सुकून की तरफ चलने लगा। सुकून से अपने में इतनी ज्यादा मशगूल थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अरमान उसके पास आकर खड़ा हो गया। वही आरजू और दिव्या भी सुकून को चुप कराने में लगी हुई थी, क्योंकि उन दोनों को पता था कि अरमान भाई को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनकी एंजल की आंखों में आंसू आए, और इस वक्त वो दोनों सुकून के पास बैठी हुई थी। अगर अरमान भाई ने समझ लिया कि सुकून उनकी वजह से रो रही है तो उन दोनों की सजा पक्की है। इसी डर से वो दोनों सुकून को चुप कराने में लगी हुई थी। तब तक अरमान भी सुकून के सामने आकर खड़ा हो गया था। अरमान ने सुकून को, जो कि दिव्या और आरजू के बीच में बैठी हुई थी, उसे एक झटके के साथ अपनी गोद में उठा लिया। सुकून की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। सुकून से ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अरमान कभी भी उसे ऐसे ही अचानक अपने गोद में उठा लिया करता था और अरमान की स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि उसके अलावा सुकून को कोई अपनी गोद में नहीं उठा सकता। पर कार्तिक अरमान की बात नहीं मानता था, पर जैसे ही सुकून को लगा कि उसे अचानक से किसी ने हवा में उठा दिया, वह समझ गई कि यह कोई और नहीं उसके मिस्टर हैंडसम। उसने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों को अरमान के गले के इर्द गिर्द लपेट लिया ताकि वह गिरे ना, पर उसने अरमान से कुछ नहीं कहा और अपना फेस अरमान के सीने में छुपा कर सिसकने लगी। अरमान की आंखें सुकून की सिसकने की आवाज सुनकर फिर से सर्द हो गई। अरमान ने सुकून का छोटा सा फेस, जो कि पूरी तरह से रोने के कारण लाल हो चुका था,
वो किसी रेड टमाटर की तरह लग रही थी। उसे अपने सीने से बाहर निकाला और अपने हाथों में भर कर कहा, व्हाट हैपन एंजल, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं? तो फिर आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पर आप क्यों रो रही हो? अरमान की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सुकून और जोर जोर से सिसकने लगी। अब तक सभी लोग उन दोनों के पास आ चुके थे। कार्तिक गुस्से से अरमान को घूर रहा था, जैसे अभी अरमान को कच्चा ही खा जाएगा। कार्तिक अपने मन ही मन कहने लगा, इस ठंडे शैतान की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को डांटने की? जब देखो तब मेरी प्यारी सी गुड़िया को डांटता रहता है, पर पता नहीं मेरी बहन को भी क्या हो गया है, दिन भर इसी राक्षस के गुणगान गाती रहती है, पूरी तरह से कंट्रोल में हो चुकी है। इतना कहकर कार्तिक ने अपना मुंह बना लिया। सुकून में सिसकते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो मिस्टर हैंडसम, आज संडे है और आप हमें खेलने नहीं दे रहे हो। इतना कहकर सुकून फिर से रोने लगी। सुकून की बात सुनकर अरमान के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सुकून का छोटा सा चेहरा अपने हाथ में पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एंजल, यह आपकी पनिशमेंट है। आपको इम्पोर्टेंट चीजों की कद्र होनी चाहिए। अब आप बड़ी हो रही हो, आपने मेरी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल के पन्ने फाड़कर एरोप्लेन बना दिए। अगर मेरे पास उसकी कॉपी नहीं होती तो आप जानती हो मुझे कितना बड़ा नुकसान होता, इसलिए मैंने आपको ये पनिशमेंट दी है। हमें दूसरों के काम की कद्र करनी चाहिए। आपको पता भी है कितनी सारी एम्प्लॉइज ने मिलकर उस फाइल को पूरे 1 महीने में बनाया था। आपको फाड़ने में 1 मिनट नहीं लगा, पर उन सभी की मेहनत ही उस फाइल पर। एंजल, अगर आप कुछ बनाओ और उसे कोई जानबूझकर तोड़ दे या फिर खराब कर दे तो आपको कैसा लगेगा? सुकून ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर अरमान को देखा और अपनी गर्दन धीरे से ना में हिलाकर कहा, हमें बहुत बुरा लगेगा मिस्टर हैंडसम। सुकून की बात पर अरमान ने प्यार से सुकून के बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, यही मैं कहना चाहता हूँ एंजल, कि हमें दूसरों की मेहनत की कद्र करनी चाहिए, तभी दूसरे हमारे मेहनत की कद्र करेंगे। और आप ये सीख अच्छे से समझ जाओ, इसलिए मैं आपको पनिशमेंट देता हूँ ताकि आप जिम्मेदार बनो। एंजल, जरूरी तो नहीं हर वक्त मैं आपके साथ और आपके पास आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रहे, आपको खुद भी समझदार बनना होगा। ये दुनिया बहुत बेरहम है और इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है। अच्छे उन्हीं के साथ रहो जो आपके अच्छाई के काबिल हो। अरमान की बात सुनकर सुकून ने मासूमियत से अरमान से कहा, पर आप कहाँ जा रहे हो मिस्टर हैंडसम? आप हमेशा हमारे साथ रहोगे ना? सुकून की बात पर अरमान ने कहा, और अगर मुझे कुछ हो गया एंजल? तो पहले तो सुकून को अरमान की बात का मतलब समझ नहीं आया, पर जैसे ही उसे अरमान की बात का मतलब समझ में आया, सुकून अरमान की गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगी। वह जोर जोर से अपने हाथ पैर चलाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो, आप गंदी बातें करते हो, हमें आपके साथ बात नहीं करना, हमें नीचे उतारो, अपने घर जाएंगे। दादू सही कहते हैं, आप गंदे हो, आप गंदी बातें करते हो, हमें उतारो, हमें उतारो। सुकून लगातार हाथ पैर चला रही थी। सुकून के इतना ज्यादा झटपट आने पर भी अरमान ने उसे नीचे नहीं उतारा और उसे अपनी गोद में लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। अरमान को जाता देख कार्तिक ने गुस्से से आहिल को देखकर कहा, जब इसे पता है कि प्रिंसेस को नहीं पसंद या अपने बारे में कुछ भी गलत कहे तो ये क्यों बार बार प्रिंसेस को ऐसे कहकर क्यों रुलाता है? कार्तिक इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। कार्तिक को शांत करने के लिए आहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वह सिर्फ इसलिए उससे कहता है ताकि सुकून मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बने। और अरमान ने गलत ही क्या कहा? मेरा मतलब कुछ सबसे नहीं है, मेरा मतलब यह है कि हो सकता है कभी काम की वजह से अरमान कहीं बाहर हो और सुकून अकेली है, तब सुकून को अच्छे और बुरे लोगों की समझ खुद करने आनी चाहिए, जिससे वो कभी प्रॉब्लम में ना फंसे। अरमान बस इसलिए ये सब चाहता है कि सुकून एक इंडिपेंडेंट लड़की बनी, ना कि उसकी प्रोटेक्शन की मोहताज। आहिल की बात सुनकर कार्तिक शांत हो गया। वहीं उन दोनों की सारी बातें सभी लोगों ने सुन ली थी।
दिव्या और आरजू आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा कर रही थी। दोनों ही एक झटके के साथ आहिल और कार्तिक से जाकर चिपक गई। दोनों ने अपने हाथ हवा में उठाकर अपने अपने आप को गोद में उठाने का इशारा किया। उनका इशारा समझकर कार्तिक ने आरजू है और आहिल ने दिव्या को अपनी गोद में उठा लिया और वह दोनों भी उन दोनों को लेकर अपने रूम में चले गए। राठौड़ मैंशन में सभी के लिए एक एक रूम पहले से ही रखा हुआ था। राठौड़ मैंशन काफी बड़ा था। राठौड़ मैंशन में कम से कम 50 कमरे थे और उन्हीं में से एक एक कमरे अरमान ने सभी लोगों के लिए रेडी करवाए थे, क्योंकि ज्यादातर सभी लोग राठौड़ मैंशन में ही जमा होते थे। उन सब के जाते ही रोहन ने अनन्या का हाथ पकड़ा और वह भी उसे अपने रूम में लेकर चला गया। रेहान राहील ने भी काव्या कीर्ति को पकड़ा और वह दोनों भी अपने अपने रूम में चले गए। सबके जाने के बाद गार्डन में इस वक्त अंश, वंश और आदित्य ही मौजूद थे। उन सबको जाता देख आदित्य ने अंश वंश की तरफ देखकर कहा, भाई कि हम तीनों सिंगल ही मरने वाले हैं। मुझे तो यही लगता है, जरा देख इन लोगों को कैसे हम सिंगल लोगों को जलाने की प्लानिंग करते रहते हैं। दिन भर एक दूसरे के लिए अफेक्शन दिखाकर हम तीनों का दिल तोड़ते हैं। कुत्ते का तारानकन तारानकन। आदित्य इस वक्त किसी दुखियारी बहू की तरह लग रहा था जिसकी सास ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। आदित्य की नौटंकी देखकर अंश और वंश ने अपना सरनामा हिलाया और आदित्य से कहा, भाई हम तेरे लिए एक लड़की जरूर ढूंढ लेंगे, वरना कहीं तुम हमें पागल ना कर दो। अंश और वंश की बात पर आदित्य ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम दोनों सच में मेरे असली दोस्त हो। ये सब तो बेवफा थी जो मुझे अकेले छोड़कर चले गए। तुम दोनों मेरे हमदर्द, हम साथी, हमअनवा हो। इतना कहकर आदित्य ने अंश और वंश के गाल पर एक एक किस कर दी। अंश और वंश ने गुस्से से घूरकर आदित्य को देखा और जोर जोर से अपने गालों को पोंछने लगे, जैसे कोई गंदी चीज उनके गालों पर लगी है। आदित्य ने मुंह बनाकर उन दोनों से कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने इतनी प्यार वाली किस, फिर भी तुम दोनों को, और तुम दोनों ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझ में कांटे लग गए थे। आदित्य की बात पर अंशन अंगूर करादे को देखा, और हम दोनों लड़के हैं और तुम भी एक लड़के हैं, तो तुम्हें शर्म नहीं आती हमें ऐसे किस करने में? आदित्य ने बेफिक्री से कहा, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, एक किस ही तो किया है। कौन सा? मैंने तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें प्रपोज किया है। आदित्य की बात पर वंश ने कहा, आदि तुम सच में नॉर्मल ही हो ना? मुझे तुम्हारी हरकतें देखकर तुम पर कुछ कुछ शक हो रहा है। आदित्य ने बेफिक्री से वंश से कहा, कैसा शक? वंश ने कहा, यही कि तुम शायद लड़के नहीं हो। वही आदित्य जो अब तक बेफिक्री से वंश और अंश के साथ बातें कर रहा था। जैसे ही उसने वंश की बात सुने उसके कान खड़े हो गए। उसने गुस्से से घूरकर वंश को देखा और कहा, वंश मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर आदित्य वंश को मारने के लिए उसके तरफ दौड़ा। आदित्य को अपनी तरफ दौड़ता देख वंश वहां से पूरे गार्डन में इधर उधर भागने लगा। आदित्य उसके पीछे गुस्से से चिल्लाते हुए भाग रहा था, वंश के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हैंडसम लड़के को ऐसा बोलने की? मेरे लुक्स को देखकर पूरे क्लास की लड़कियां मेरे पीछे पागल है और तू मुझे कह रहा है कि मैं लड़का ही नहीं हूँ? मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर आदित्य किसी पागल कुत्ते की तरह वंश के पीछे भाग रहा था। अंश उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि ये हमेशा का ही था, वंश आदित्य को चुराता था और आदित्य एक बार छोड़ने के बाद ऐसे ही पागलों की तरह वंश को मारने के लिए भागता था। पर आदित्य अपनी बेवकूफी के चक्कर में बिना वजह ही भागता रहता था, जबकि वंश उससे कहीं छुपकर बैठ जाता था। वंश आगे भाग रहा था, तभी उसका पैर गार्डन में पानी के पाइप के बीच फंस गया। पाइप को देखकर वंश के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने जल्दी से वो पानी का पाइप पकड़ा और शुरू कर दिया। आदित्य जो पंच की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था, अचानक से उसके ऊपर पानी की बारिश होने लगी। आदित्य ने अपना सर ऊपर करके देखा तो ऊपर से पानी नहीं गिर रहा था। आदित्य ने सामने देखा, सामने वंश उसे चिढ़ाते हुए पाइप का पानी उसके ऊपर फेंककर खिलखिला कर हंस रहा था। आदित्य जैसे ही आगे बढ़ने को होता, वंश पाइप का पावर बढ़ा देता, जिससे आदित्य के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। आदित्य
पूरा पानी से भीगा हुआ था और गार्डन में कीचड़ हो रखा था। आदित्य जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ उसका पैर कीचड़ में फंस गया और वह धड़ाम की आवाज के साथ में ही गिर गया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, आउच मम्मी, टूट गई मेरी कमर। वही आदित्य की ऐसी बात सुनकर वंश जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, मैंने कहा ना तुम लड़के नहीं हो, देखो तुम लड़कियों की तरह ही हो। चोट लगने पर वही वंश की बात सुनकर आदित्य जो दर्द की वजह से करा रहा था अपना दर्द भूलकर वंश को घूरने लगा। उसने गुस्से से कहा, बस एक बार मेरी बारी आने दो, फिर देखना आदित्य जोशी तुम्हें कैसा सबक सिखाता है। वंश कपूर। आदित्य इस वक्त सच में गुस्से में आ गया था, वरना आदित्य बहुत मुश्किल से ही कभी कभार गुस्सा होता था। बात की सीरियसनेस को समझते हुए कि आदित्य को चोट लगी है, अंश आगे आया और उसने अपना सहारा देकर आदित्य को खड़ा करने की कोशिश की। आदित्य को गुस्सा होते देख वंश ने भी अपनी मस्ती बंद कर दी और वह आदित्य के पास आ गया। उसने भी आदित्य को खड़े होने में मदद की। उन दोनों को अपने पास खड़ा देख आदित्य ने एक डेविल स्माइल दी और जल्दी से दौड़कर पानी का पाइप उठाकर दोनों के ऊपर पानी गिराने लगा। अंश और वंश जो अभी अभी आदित्य के लिए दुखी थे, जैसे ही उन्हें आदित्य की चालाकी समझ में आई, उन दोनों ने गुस्से से घूरकर आदित्य को देखा। अंश को अब अच्छे से समझ में आ गया कि आदित्य बस गुस्सा होने का नाटक कर रहा था। वह गुस्से से आदित्य से कहा, आदित्य के तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आदित्य को पीटने के लिए उसके पीछे दौड़ा। आदित्य ने पानी का बड़ा दिया और वंश को भीगाते हुए कहा, पहले मुझसे बचकर तो दिखाओ। वंश कपूर। आदित्य जोशी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे ही तीनों दोस्त एक दूसरे के ऊपर पानी गिरा गिरा कर एक दूसरे को गार्डन में कीचड़ में नहलाने लगे। उधर अरमान का रूम। बाथरूम में इस वक्त अरमान और सुकून दोनों थे। सुकून बाथटब में बिना किसी कपड़े कर बैठी हुई थी और अरमान उसे नहला रहा था। सुकून को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि बचपन से ही वह अरमान के साथ हर एक तरह से कंफर्टेबल हो चुकी थी। अरमान ने ही उसे अपनी आदत पूरी तरह से डलवा दी थी। अरमान बाथ तक के बाहर से ही सुकून को नहला रहा था, पर सुकून बाहर बाहर पानी अपने हाथों से उछालकर अरमान के ऊपर भेज रही थी कि अरमान ने सुकून की तरफ घूर कर देखा और कहा, एंजल ये क्या कर रही हो आप? सुकून ने मासूमियत से कहा, कुछ नहीं, हम तो बस खेल रहे हैं मिस्टर हैंडसम। अरमान ने सुकून को देखा और एक डबल स्माइल के साथ कहा, तो मेरी एंजल को खेल खेलना है। सुकून को अरमान को क्या जवाब दे ये समझ ही नहीं आया, इसलिए उसने मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून को जल्दी से नहलाया और बाथरोब में लपेटकर उसे गोद में उठाकर रूम में ले आया। उसने सुकून को बेड पर खड़ा किया और सुकून के लिए कपड़े लेकर आया। अरमान के रूम में सुकून के कई सारे कपड़े थे जो अरमान ने पहले से ही रखवा दिए थे। हर संडे को सुकून अरमान के घर पर ही रुकती थी। अरमान ने सुकून को वाइट कलर की प्रिंटेड टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहना दिए। सुकून उन कपड़े में काफी क्यूट लग रही थी। फिर अरमान सुकून को उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने वाली चेयर पर ले गया। उसने सुकून को वहां पर बिठाया और सुकून के लंबे बालों को काम करने लगा। उसने सुकून के लंबे बालों को खुला छोड़ा और एक छोटा सा हेयर बेल्ट जिस पर बटरफ्लाइज बने हुए थे वो सुकून के बालों में लगा दिया। ओवरऑल सुकून काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। सुकून को किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। सुकून ने खुद को मिरर में देखा और पाउट बनाकर अरमान से कहा, हम कितने क्यूट हैं ना मिस्टर हैंडसम। अरमान ने प्यार से सुकून के गालों पर किस करके कहा, सबसे ज्यादा क्यूट हो आप एंजल। अरमान ने सुकून की तरफ देखा और कहा, एंजल अब हम अपना खेल खेले। सुकून ने मासूमियत से कहा, कौन सा खेल? अरमान ने भी मासूमियत से सुकून से कहा, अभी तो आपने कहा ना एंजल आप हमारे साथ खेल खेलोगे, अब आप हमें मना कर रही हो। सुकून ने मासूमियत से अरमान से कहा, ओके मिस्टर हैंडसम आप सैद मत हो, सुकून आपके साथ खेल खेलेगी। वही सुकून की हाथ सुनकर अरमान के फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। तो आखिर क्या खेल खेलना चाहता है अरमान? बाकी लोगों के बारे में आपको कल के एपिसोड में पता चलेगा। सबकी रोमांटिक स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है।
और आदित्य, अंश और वंश, इन तीनों की तीनते गढ़ा की जोड़ी जब तक ये लोग अडल्ट नहीं हो जाते तब तक सिंगल ही रहेगी और ये तीनों कपल से भी ज्यादा एंजॉय मस्ती मजाक करेंगे। इन तीनों की सोलमेट इन तीनों को एडल्ट होने के बाद ही मिलेंगे और मैं इन तीनों में से किसी को भी प्लेबॉय नहीं बनाने वाली क्योंकि मुझे प्लेबॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी का अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, सी यू सून।